हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप काफ़ी अच्छे होंगे। अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं घटना चक्र समान अध्ययन पूर्वालोकन सामान्य विज्ञान की ये किताब है। और ये किताब जो है बिल्कुल न्यू अपडेट के साथ यानी वर्ष 2022 के लिए ये किताब आई हुई है। इस किताब के अंदर 1990 से लेकर वर्ष 2022 तक के यूपीएससी से लेकर और जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स हुए हैं उसके प्रश्न पत्र को इसके अंदर शामिल किया गया है। ये प्रश्न पत्र जो है आपके सब्जेक्ट वाइज मोड में शामिल किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भौतिकी विज्ञान, यहाँ पे रसायन विज्ञान का और यहाँ पे जीव विज्ञान का, ये तीनों पेपर जो है इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। अगर मैं बात करता हूँ भौतिकी विज्ञान का, तो भौतिकी विज्ञान के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 12 तक इसका वीडियो जो है मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर रखा हूँ। अगर आप इन वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप इन वीडियो को देखिए। ये वीडियो जो है आपके एग्जाम्स में आपको काफ़ी मदद करेगा अच्छा स्कोर करने में। अगर आप चाहते हैं कि बीपीएससी में सिलेक्शन लेना, तो बीपीएससी प्री में अगर आप चाहते हैं कि सिलेक्शन हो हमारा प्री में, तो आपको जो है फिजिक्स और बायो और केमिस्ट्री, ये तीनों यानी साइंस में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। साइंस और हिस्ट्री और बिहार, ये तीन चीज़ जो है, साइंस, हिस्ट्री, बिहार और चौथा है करंट। अगर ये चार को अगर आप अच्छी तरह से कर जाएंगे तो आपके 120 प्लस स्कोर आने की संभावना जो है ये ज़्यादा हो जाती है। तो इसीलिए मैं ये सीरीज चला रहा हूँ साइंस का। और इसमें जो है भौतिकी विज्ञान का जो है चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 12 तक इसका वीडियो जो है मैं अपने चैनल पे अपलोड कर रखा हूँ। अगर यहीं पे मैं बात कर लेता हूँ जीव विज्ञान का, तो जीव विज्ञान का जो है चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक का वीडियो जो है मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर रखा हूँ। इन दोनों वीडियो को अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को देखिए और वीडियो को अंत तक देखिए। एक लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और जब वीडियो एंड हो जाए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बिना इसके आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस मतलब पेपर नहीं बनते हैं। बिना इसके आपके एग्जाम्स में पेपर नहीं बनेंगे। तो ये है रोग और उपचार। जैसे है यहाँ पे विषाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है, कवक जनित रोग है, अन्य परजीवी रोग है, वंशागति रोग है, हीन जातन्य है, ये प्रमुख पादप रोग हैं, ये सब हैं आपके। तो आप इन सब को देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के व्यू से। अभी जो मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा रोग और उपचार का जो है इसमें मैं आई थिंक 4 चैप्टर को इंक्लूड किया है अन्य परजीवी रोग तक। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो इस तरह के अपलोड करूँ अपने चैनल के ऊपर उसका इन्फॉर्मेशन जो है तुरंत आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और लाइक का बटन ज़रूर दबा दिया कीजिए। और जब वीडियो एंड हो जाए यानी सेशन ये एंड हो जाए तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दिया कीजिए। आप यहाँ पे देख रहे हैं रोग एंड उपचार। रोग एंड उपचार के अंदर जो पहला टॉपिक है ये है विषाणु जनित रोग। विषाणु यानी वायरस से जो रोग होता है, जिस तरह कोरोना वायरस से रोग हुआ था, तो इसी तरह ये इसके अंदर जो है रोग है वायरस से। और इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस है उसको हम लोग देखते हैं। जब तक आप वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया कीजिए। और अब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का। ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियोफेज है। तो बैक्टीरियोफेज क्या है? ये जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु जो है इसको हम लोग बोलते हैं जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियोफेज बोलते हैं इसको। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम जो है ये नहीं होता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। तो आइए हम लोग यहाँ पे इसको देख लेते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं वायरस का, तो ये जो है अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है। इसके कोशिका में जो है कोई एंजाइम नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए ये अकोशिकीय सूक्ष्म जीव है और जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकता है। सामान्यतः विषाणुओं में एंजाइम अनुपस्थित होता है। जो हमारे वायरस है, वायरस में जो एंजाइम होते हैं ये क्या होते हैं? अनुपस्थित होता है। किंतु कुछ विषाणुओं यथा रेट्रो वायरस की बात करें आदि में कुछ एंजाइम जो है ये पाया जाता है।
तो रासायनिक दृष्टि से विषाणु प्रोटीन आवरण के घिरे न्यूक्लिक एसिड के खंड हैं और विषाणु पोषक कोशिकाओं के बाहर न तो कोई जैव क्रिया कर सकता है और न ही इसका कोई द्विगुण हो सकता है। जैसे लाइकेन आपके हैं, जीवाणु है तथा शैवाल में भी एंजाइम उपस्थित होते हैं। तो इस तरह से आपके इसके ऑप्शन जो हो जाएंगे वो ई हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन सा रोग कीट के काटने से होता है। तो कीट के काटने से जो रोग होता है वो होता है डेंगू। डेंगू रोग जो होता है वो कीट के काटने से होता है। कहता है कि डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है, दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। तो ये जो है ये वायरस है और ये मदा एडीज मच्छर जो होते हैं, मदा एडीज मच्छर के द्वारा जो होता है ये दूसरे, जैसे हमें मान लीजिए अगर कोई मदा एडीज मच्छर अगर काट लिया तो ये मदा एडीज मच्छर जो है अगर आपको भी काट लेगा तो आपको भी ये रोग फैला देगा। तो इस तरह से ये रोग होता है। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है। तो डेंगू अगर बुखार हो जाता है तो इसमें प्लेटलेट की कमी हो जाती है। पीला बुखार निम्नलिखित में से के द्वारा फैलता है। तो देखिए पीला बुखार जो है ये आपके इसको हम लोग बोलते हैं पीत ज्वर या फिर येलो फीवर कहते हैं। ये एक संक्रामक रोग है और इस रोग का जो कारक है एक सूक्ष्म विषाणु होता है जिसका संचरण जो है ये एडीज मच्छर ही करता है, एडीज जाति का मच्छरों के द्वारा होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि पीला बुखार निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलता है। तो वायु, जल, घरेलू मक्खी इन सब में से किसी के द्वारा नहीं फैलता है। निम्नलिखित में से रोगों में से कौन टाइगर मच्छरों के द्वारा संचालित नहीं होता है। तो टाइगर मच्छरों के द्वारा जो है ये आपके जापानी इंसेफ्लाइटिस जो होता है ये संचालित नहीं होता है। बाकी पीत ज्वर, चिकनगुनिया और डेंगू जो है ये आपके एडीज मच्छर के द्वारा फैलता है, यानी टाइगर मच्छर के द्वारा ये फैलता है। यहाँ पे देखिए एडीज का ही एक दूसरा रूप होता है जो टाइगर मच्छर कहलाता है। अगला जो क्वेश्चन है, जब मैं इसका डिटेल वीडियो बनाऊंगा तब मैं आपको अच्छी तरह से समझाकर बताऊंगा। जापानी इन्फेलाइटिस का कारक विषाणु मनुष्य शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है। तो ये करता है मस्तिष्क को। आप मुजफ्फरपुर में ये चीज़ काफ़ी न्यूज में रहता है, आप सुने भी होंगे। जापानी इन्फेलाइटिस का कारक होता है, तो इसका कारक होता है विषाणु, ये वायरस होता है। सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है। तो ये है आपको जापानी इन्फेलाइटिस के। हाइड्रोफीबिया किसके द्वारा होता है। तो हाइड्रोफीबिया जो होता है ये होता है आपको विषाणु के द्वारा। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाती है, ये होने वाला रोग कौन सा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मेनिनजाइटिस। भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशु में एक अतिसार में मर जाता है, जिसका कारण क्या है। तो इसका कारण है रोटा वायरस। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहत क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं पेंडेमिक। जिस तरह हमारा कोरोना वायरस जो था ये पेंडेमिक था हम लोगों के लिए। निम्नलिखित में से किस सेट में सारी विषाणु जनित बीमारियां हैं। तो देखिए ये है आपके मम्स, रेबीज और हर्पीज। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। तो पोलियो का वायरस जो है ये दूषित भोजन और जल से जो है शरीर में प्रवेश करता है। पोलियो का कारण है, तो पोलियो का कारण जो है ये आपके वायरस है। पोलियो के टीके की खोज किसने की है। तो पोलियो की टीके की खोज जो है ये आपके जोनास साल्क ने किया था। जोनास साल्क, और कब किया था 1952 में किया था। जोनास साल्क ने 1952 में पोलियो वैक्सीन का खोज किया था। तो इस तरह आपके ऑप्शन हो जाएंगे यहाँ पे बी। पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया। तो पोलियो का टीका जो है ये जोनास साल्क ने सबसे पहले तैयार किया था। साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है। तो ये है आपके पोलियो से संबंधित है साल्क टीका। इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है। तो विषाणु जनित रोग नहीं है, ये है आपके 6। टीबी जो है,
टीबी जो हो जाता है ये वायरस से नहीं, ये बैक्टीरिया से फैलता है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राइवेलेंट के स्थान पर बाइवेलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है? तो ये है पोलियो। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? तो देखिए यहाँ पे आपके आगे कोरोना वायरस से संबंधित इनमें से कौन सा बीमारी है? तो ये जितने भी बीमारी हैं ये सारे के सारे कोरोना वायरस से संबंधित हैं। मर्स आपने सुना ही होगा न्यूज में, सार्स आपने सुना ही होगा न्यूज में, और कोविड-19 तो ये काफ़ी हल्का मचाया था। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि यहाँ पे ACE2 पद पर उल्लेख किस संदर्भ में किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको विषाणु जनित रोगों का प्रसार के लिए। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पैथोजिन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है, तो ये है आपको राइनो वायरस। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित कथनों में कौन सा आपको सही है? विषाणु संक्रमित कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं आपके जीवाणुओं को, कवकों को और पादपों को। तो इस तरह से आपके 1, 2, 3 जो होंगे ये सही हो जाएंगे। किस सूक्ष्मजीवी के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो हेपेटाइटिस बी जो है ये वायरस के द्वारा होता है, हेपेटाइटिस बी की बीमारी। यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है, तो ये है DNA वायरस। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला जो अंग है ये कौन सा है? तो ये है लीवर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस के द्वारा होता है? तो ये होता है आपको हेपेटाइटिस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो यहाँ पे हमें जो कथन सही नहीं है उसको हम लोग देख लेते हैं। यकृत शोथ जो है ये C का टीका होता है, जबकि यकृत शोथ बी का कोई टीका नहीं होता है। ये कथन जो है सही नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जो है ये गलत है? तो देखिए ये पोलियो जो है ये बंदर, ये गलत है। अगर हम लोग बात करते हैं प्लेग जो है ये चूहा के द्वारा फैलता है, टेप वर्म जो है ये सूअर के द्वारा फैलता है, और रेबीज जो है ये कुत्ता के काटने से फैलता है। तो ये आप इसको ध्यान में रखिएगा, ये काफ़ी बार एग्जाम्स में देखा गया है। निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पे डिप्थीरिया है, छोटी माता, जिसको हम लोग चिकन पॉक्स बोलते हैं, चेचक यानी स्मॉल पॉक्स बोलते हैं। कह रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा रोग भारत में उन्मूलन हो चुका है? तो ये जो है आपके केवल 3, चेचक जो है भारत से समाप्त हो चुका है, यानी उन्मूलन माने समाप्त होता है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित कारणों पर ध्यान दीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं ये कारण। कह रहा है कि एड्स का संचरण होता है। तो एड्स का जो संचरण होता है ये लैंगिक संभोग करने से होता है, रक्तदान से होता है, मच्छरों और अन्य रक्तचूस कीटों से होता है, और अपरा यानी प्लेसेंटा के संपर्क से होता है। तो देखिए अगर हम लोग एड्स की बात करते हैं तो ये आपको लैंगिक संबंध, रक्तदान और ये जो होता है ना अपरा यानी प्लेसेंटा के संपर्क से, तो ये तीनों से आपके एड्स फैलता है। अगर हम लोग एड्स की बात यहीं पे कर लेते हैं, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, हम आगे बात करेंगे। HIV एड्स रोग नहीं फैलाता है। तो देखिए ये जो है आपके मच्छर के काटने से जो है एड्स रोग नहीं फैलती है। देखिए HIV जो है HIV संक्रमित रक्त से होता है ना, बिना उबली हुई सुई के प्रयोग करने से होता है, और असुरक्षित संबंध से, यौन संबंध बनाने से भी होता है एड्स। एक रोगाग्रस्त मानव शरीर की अन्य अवस्थाओं पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे हमें कह रहा है कि एड्स के लक्षण कौन कौन से हैं? तो देखिए सूजे हुए लसिका पर्व, तो ये है एड्स के लक्षण। स्मृति लोप जो है ये भी एड्स के लक्षण है, और रात्रि में पसीना आना ये भी आपके एड्स के लक्षण है, और वजन का घटना भी एड्स के लक्षण है। तो इस तरह से आपके 1, 2, 3, 4 सही हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि यहाँ पे एसर्शन है और ये रीजन है। एड्स में विशिष्ट रक्षा प्रणाली प्रभावित हो जाती है, और एड्स में जो है ये टी लिम्फोसाइट पूर्णतः नष्ट हो जाता है। तो कह रहा है कि इसमें से सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो देखिए ये जो है ए और आर जो है, ए सही है और आर ए का सही विवेचना भी है।
HIV के द्वारा होने वाला रोग है, तो HIV के द्वारा जो होता है रोग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एड्स बोलते हैं। और HIV का जो फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस होता है इसका। और इसमें T4 लिम्फोसाइट, आप इसको याद कर लीजिए, T4 लिम्फोसाइट। एड्स का कारण क्या है, तो एड्स का कारण है वायरस। एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है, तो एड्स जो है ये आपके वायरस के कारण होता है, विषाणु के कारण। एड्स विषाणु में होता है, तो एड्स विषाणु में आपको RNA प्लस प्रोटीन होता है। एड्स के लिए उत्तरदायित्व विषाणु उदाहरण है, तो एड्स के लिए जो उत्तरदायित्व विषाणु है ये है आपको रेट्रो विषाणु। निम्नलिखित में से कौन से रोग का कारक जीवाणु नहीं होता है, तो ये है आपके एड्स। एड्स जो है ये आपके वायरस से होता है। एड्स किसके कारण से होता है, तो एड्स आपके वायरस से होता है। एड्स कह रहा है कि निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी टैटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित हो सकता है, तो इसमें हमें इसका सही उत्तर हमें चुनना है। तो देखिए ये HIV एड्स जो होता है ये तो होता ही है, और आपके जो होते हैं यकृत शोध ये भी होते हैं आपके। तो इस तरह से आपके ऑप्शन हो जाएंगे बी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमेद भारत में प्रभावी है, तो ये है आपके HIV-1C। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि AIDS यानी एड्स निम्न में से किस रोग का संक्षिप्त रूप है, तो एड्स का जो फुल फॉर्म होता है ये आपने ऊपर देखा ही होगा। यहाँ पे होता है इम्यूनो, यहाँ पे नहीं दिया है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये है। एड्स वायरस HTLV-3 की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज जो है ये रॉबर्ट गैलो ने किया था। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है, तो एड्स विषाणु के लिए जो सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है उसका नाम है ज़िडोवुडिन। एलिसा प्रशिक्षण किया जाता है, तो एलिसा जो है ये एड्स पहचानने के लिए प्रशिक्षण किया जाता है। निम्नलिखित राज्यों में कौन मई जून 2018 में निपाह वायरस बीमारी के प्रकोप के कारण चर्चा में था, तो ये है केरल। निम्नलिखित में से किस रोग को एंटीबायोटिक्स के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है, तो ये है आपको मिजल्स यानी खसरा। खसरा को एंटीबायोटिक्स के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। खसरा की बीमारी होती है, तो खसरा की बीमारी जो होती है ये वायरस से होता है। देखिए यहाँ पे कथन और उसके रीजन दिए हुए हैं। कह रहा है कि स्मॉल पॉक्स जो है ये वायरस के द्वारा फैलता है, तो ये बिल्कुल आपके सही हैं। मरीज को पृथक बिस्तर पर रखना चाहिए, तो ये भी आपके बिल्कुल सही है। तो इस तरह से कथन और कारण दोनों सत्य हैं। आप गांव देहात में भी देखे होंगे ना, आप अपने घर में भी देखे होंगे, किसी को अगर चेचक हो जाता है यानी स्मॉल पॉक्स हो जाता है, चिकन पॉक्स हो जाता है, तो लोग उसको क्या बोलते हैं, इसको एक अलग घर में बंद कर दो 7 दिन के लिए, ऐसा कुछ कहते हैं ना। छोटी माता बड़ी माता हो गई हैं तो उसको एक अलग घर में रख दो। तो देखिए कह रहा है कि मरीज को पृथक बिस्तर माने अलग बिस्तर पर रखना चाहिए, तो ये भी बात तो सही है ना। हम तो गाँव देहात में इसका इस्तेमाल भी करते हैं इस वर्ड को, है ना। और स्मॉल पॉक्स जो होता है ये वायरस के द्वारा होता है, तो ये दोनों सही है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि विश्व से चेचक का उन्मूलन घोषित हुआ है, तो ये आपका हुआ है 1980 में। इम्यूनोलॉजी के जनक कौन है, तो इम्यूनोलॉजी के जो जनक हैं ये हैं एडवर्ड जेनर। रानीखेत बीमारी संबंधित है, तो रानीखेत बीमारी जो है ये मुर्गियों से संबंधित है। दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों से कौन सी संक्रमणीय है, तो ये हैं आपके देखिए फुट एंड माउथ रोग, ब्लैक क्वाइटर, एंथ्रेक्स और काउपॉक्स, ये सब जो है ये दुधारू पशुओं को होता है। विश्व के कुछ भागों में विद्यमान पशुओं का फुट एंड माउथ रोग होता है, तो फुट एंड माउथ रोग जो होता है ये आपके वायरस के कारण होता है। फुट एंड माउथ रोग निम्नलिखित में से मुख्यतः किन में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपके
देखिए सभी में पाया जाता है, मवेशी वो भेड़, भेड़ वो बकरी, मवेशी वो सूअर, सब में फुट एंड माउथ रोग पाया जाता है। वर्ष 2011 को पशुओं में होने वाली किस बीमारी के लिए चिन्हित किया गया है? तो ये किया गया था आपको रिंडरपेस्ट के लिए। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है? तो देखिए यहाँ पे बर्ड फ्लू विषाणु जो है ये H5 और N1 ये बर्ड फ्लू विषाणु है। ये काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू का कारक है? तो H5N1 जो है ये बर्ड फ्लू का कारक है। विश्वमारी H5N1 इन्फ्लुएंजा को कहते हैं, तो बर्ड फ्लू को कहते हैं हम लोग। H1N1 विषाणु प्राय समाचार पत्रों में निम्नलिखित में से किसका एक बीमारी के संदर्भ में उल्लेखित किया जाता है? तो यह स्वाइन फ्लू है H1N1। निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान सही नहीं है? यहाँ पे कह रहा है नहीं है। तो देखिए इबोला वायरस जो है ये चेचक, ये जो है सही मिलान नहीं है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहीं पे जीव सांख्यिकी पहचान का, तो उंगली छापना या फिर आइरिस स्कैन जो है ये सही है। कोलिनिंग की बात कर लेते हैं तो ये है आनुवांशिक प्रतिकृति, तो ये भी बिल्कुल सही है। DNA फिंगरप्रिंट्स की बात कर लेते हैं तो ये पैतृक या फिर अपराधी की पहचान इससे हम लोग करते हैं। इबोला है एक, तो इबोला क्या है? इबोला एक प्राणघातक वायरस है यानी विषाणु है। इबोला वायरस का नाम लिया गया है, तो इबोला वायरस का नाम जो है एक नदी के नाम से लिया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कह रहा है कि इसमें से कौन सा कथन जो है ये सही है? तो देखिए अगर हम लोग बात कर लेते हैं उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जिका वायरस रोग उसी मच्छर के द्वारा संचारित होता है जिससे डेंगू संचारित होता है, तो ये बात जो है बिल्कुल सही है। अगर हम लोग जिका वायरस रोग का लैंगिक संचरण होना संभव है, तो ये भी आपके सही है। तो इस तरह से उपयुक्त एक और दो दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जूनोटिक रोग नहीं है? तो यहाँ पे देखिए जूनोटिक की बात कर रहा है, और जूनोटिक जो है ये म्यूकोरमाइकोसिस जो है ये जूनोटिक रोग नहीं है। बाकी आपके रेबीज, प्लेग और सार्स जो हैं ये जूनोटिक रोग हैं। अब यहाँ से हम लोग अब तक वायरस के बारे में देख रहे थे, अब हम लोग यहाँ से बैक्टीरिया के बारे में देखेंगे यानी जीवाणु जनित रोग के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा टेबल दिया हुआ है ये जीवाणु जनित रोग के बारे में यानी बैक्टीरिया के बारे में, तो आइए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। देखिए ये डिजीज है, ये रोग है और ये बैक्टीरिया है। तो हैजा जो है ये यानी कोलेरा को ही हम लोग हिंदी में हैजा बोलते हैं। कोलेरा जो है ये फैलता है किस बैक्टीरिया से फैलता है? तो ये विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया के कारण जो है आपके हैजा फैलता है। अगर हम लोग प्लेग की बात करते हैं तो प्लेग जो है ये आपके पश्चुरेला पेस्टिस बैक्टीरिया के कारण फैलता है या फिर यारेसिना पेस्टिस के कारण फैलता है। अगर हम लोग लेप्रेसी की बात करते हैं जो कोढ़ रोग हो जाता है, ये फैलता है आपको माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण या फिर माइकोबैक्टीरियम लेप्रोम्प्टिस के कारण। तो ये सब है, कुछ आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगला जो है जैसे हमारा तपेदिक रोग होता है या क्षय रोग जिसको हम लोग कहते हैं या फिर यक्ष्मा रोग कहते हैं, ये ट्यूबरकुलोसिस इसको हम लोग बोलते हैं, तो ये फैलता है आपको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण। अगर हम लोग न्यूमोनिया की बात करते हैं, न्यूमोनिया जो रोग होता है ये अधिकांश बच्चों में देखा गया है न्यूमोनिया रोग। तो न्यूमोनिया रोग जो होता है ये आपको स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोन के कारण फैलता है। तो ये है। टाइफाइड की बात करते हैं तो टाइफाइड जो है ये हमको सैल्मोनेला टाइफी के कारण फैलता है। ये बैक्टीरिया है, सैल्मोनेला टाइफी जो है ये बैक्टीरिया है और इसी के कारण जो है टाइफाइड रोग जो है ये फैलता है। डिप्थीरिया की बात करते हैं तो डिप्थीरिया जो है ये क्रोनी बैक्टीरियम डिप्थरी के कारण फैलता है। अगर हम लोग बात करते हैं सुजाक या फिर गोनोरिया जो होता है ये आपको निसेरिया गोनेरी के कारण फैलता है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं साइफिलिस जो है ये आपको टेप्रोनीमा पैलिडम के कारण फैलता है। टेप्रोनीमा पैलिडम के कारण जो है आपके
सिफिलिस फैलता है, काली खांसी बोलते हैं या फिर कुकुर खांसी बोलते हैं, यानी वूफिंग कफ या फिर प्रेस्टिसिस, ये जो आपके फैलता है, ये फैलता है आपको हीमोफिलस परट्यूसिस के कारण, हीमोफिलस परट्यूसिस के कारण फैलता है, या फिर बोर्डेटेला परट्यूसिस के कारण फैलता है। अगर हम लोग यहीं पे बात कर लेते हैं धुनस्टंकार या फिर लॉक जॉ या फिर टिटनेस का, अब इसको लॉक जॉ को ही हम लोग क्या बोलते हैं ना, टिटनेस बोलते हैं। ये काफ़ी बार एग्जाम्स में देखा गया है। टिटनेस जो फैलता है ये आपको ये है आपके क्लोस्ट्रीडियम टेटानी के कारण फैलता है। तो इस तरह से ये छोटा सा टेबल था, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टेबल। अगर आप इसको याद कर लीजिएगा तो यहाँ से आपको क्वेश्चन जो है छूटेगा नहीं। और इसका जो पहला क्वेश्चन है, आइए हम लोग इसको भी देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, हमें सही उत्तर जो है चयन करना है। कह रहा है कि मानव के शरीर में फीमर सबसे लंबी अस्थि है। तो ये बात तो सही है कि फीमर जो है वो सबसे लंबी अस्थि है। अस्थि मतलब होता है हड्डी, तो मानव के शरीर में सबसे लंबी अस्थि जो है ये फीमर है। तो ये बात जो है बिल्कुल सही है। यहाँ पे कह रहा है कि हैजा रोग जो है ये जीवाणु के द्वारा होता है। तो हैजा रोग जो है ये जीवाणु के द्वारा होता है। अभी आपने देखा है हैजा रोग। अगर हम लोग बात कर लेते हैं एथलीट फुट रोग जो है ये विषाणु के द्वारा होता है। तो ये पता नहीं ये किसके द्वारा होता है, लेकिन ये गलत है। तो इस तरह से आपके ऑप्शन जो होंगे 1 और 2। अगर हम लोग यहीं पे बात कर लेते हैं, फीमर जो है ये सबसे लंबी अस्थि है मानव के शरीर में। आप यहाँ पे देख सकते हैं फीमर जो है ये सबसे लंबी अस्थि है मानव के शरीर में। हैजा रोग ये आपको विब्रियो कोलेरी नामक जो है जीवाणु इसके द्वारा फैलता है। अगर हम लोग एथलीट फुट की बात कर लेते हैं तो ये रोग जो है ट्राइकोफाइटोन नामक कवक के द्वारा फैलता है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी बार एग्जाम्स में देखा गया, इसलिए मैं आपको यहाँ पे कराया हूँ। एथलीट फुट जो है ये कवक के द्वारा फैलता है और उसका नाम क्या है, तो ट्राइकोफाइटोन। और ये क्या है, एक संक्रामक रोग है। भोजन विषाक्तता का कारण होता है। तो भोजन जो है विषाक्तता का कारण होता है आपको सैल्मोनेला बैसिलाई। देखिए यहाँ पे सैल्मोनेला बैसिलाई एक जीवाणु है और इसके कारण जो है फूड पॉइजनिंग होती है। फूड पॉइजनिंग जो होता है ये सैल्मोनेला बैसिलाई से होता है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भोजन विषाक्त होना यानी बटुलिज्म किस स्पीसीज के संदूषण से उत्पन्न होता है। तो ये होता है आपको क्लोस्ट्रीडियम के। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बटुलिज्म है, बटुलिज्म जो है ये भोजन पदार्थ से होने वाला विषैलापन है, इसी को हम लोग बोलते हैं बटुलिज्म। डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है। तो ये डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए जो होता है डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग हम लोग करते हैं। डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा हेतु दिया जाता है। तो ये दिया जाता है आपको डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस। तृतीय प्रतिजन डीपीटी बच्चे को दी जाती है बचाव के लिए। तो ये है रोहिणी, कुकुर खांसी और टिटनेस। डीपीटी का टीकाकरण किसके काम नहीं आता है। तो डीपीटी का टीकाकरण जो है ये पोलियो के काम नहीं आता है। नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है। तो ये लगाई जाती है आपको कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। भारत में न्यूमोकोमल संगीयुमी वैक्सीन का उपयोग का क्या महत्व है। तो ये महत्व कह रहा है, इसमें से सही उत्तर को हमें चुनिए। तो देखिए अगर हम लोग बात कर लेते हैं, ये वैक्सीन जो है न्यूमोनिया के साथ तनिका शोथ और एस्पेंसिन से विरुद्ध प्रभावी है। तो ये बिल्कुल सही है आपके। अगर हम उन प्रतिजैविकों पर निर्भरता कम की जाती है जो औषध प्रतिरोध जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आपके बी सही हो जाएंगे। निम्न द्वारा होने वाली बीमारियों के लिए सल्फा दवाइयाँ किसके लिए कारक है। तो सल्फा दवाइयाँ जो है ये जीवाणु के लिए कारक है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक सल्फा औषधि है? तो सल्फा औषधि जो है ये सीबाजोल है। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक हैं, तो एंटीबायोटिक जो है ये काफ़ी बार बीपीएससी के एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पेनिसिलिन जो है ये आपके एंटीबायोटिक हैं और सल्फाडाइजिन जो है ये भी आपके एंटीबायोटिक हैं। तो आप इस दोनों को याद कर लीजिए, पेनिसिलिन और सल्फाडाइजिन ये दोनों जो हैं ये एंटीबायोटिक हैं। इस तरह से आपके ऑप्शन हो जाएंगे ई। निम्नलिखित सूक्ष्म प्रतिजीवी औषधियों में से कौन सी यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है? तो देखिए ये है आपके एमिनो सैलिसिलिक एसिड। एमिनो सैलिसिलिक एसिड, इसको हम लोग बोलते हैं एमिनो सैलिसाइक्लिक एसिड बोलते हैं इसको। तो ये जो है आपके टीबी यानी एक्जिमा और कुष्ठ रोग दोनों में ये आपके इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आप अब जो है क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करके आएगा, तो ये आप याद कर लीजिए कि पी एमिनो सैलिसाइक्लिक एसिड जो होते हैं इससे जो होते हैं टीबी और कुष्ठ रोग दोनों में इलाज किया जाता है। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है, तो एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण जो है ये आपके पेनिसिलिन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत में सूक्ष्म जैविक रोगजनकों में बहु औषध प्रतिरोध के होने के कारण हैं? तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सही उत्तर को हमें चुनना है और ये सही उत्तर जो है हमारा यहाँ है। देखिए रोगों के उपचार के लिए प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक्स की गलत खुराक लेना, तो ये आपके सही है। और दूसरा जो है आपके पशुधन फार्मिंग में प्रतिजैविक का इस्तेमाल करना, तो ये भी आपके सही है। इस तरह से आपके ऑप्शन हो जाएंगे बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज के समय में सर्वाधिक संख्या में लोगों के प्राण लेने वाला रोग है, तो ये है टीबी। प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, तो इसकी पहचान करें, तो ये है आपके टीबी। कौन सा रोग जीवाणुओं से उत्पन्न होता है? तो जीवाणुओं से जो उत्पन्न होता है ये रोग है आपके तपेदिक, जिसको हम लोग टीबी बोलते हैं तपेदिक। तपेदिक रोग का कारण है एक जीवाणु। निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? तो ये है आपके आनुवांशिक रोग जो क्षय रोग है। आनुवांशिक रोग जो है क्षय रोग नहीं है। अगला तो क्वेश्चन है क्षय रोग टीबी के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण है, तो ये है आपको मैक्टोस का परीक्षण, यही आपके टीबी का परीक्षण हेतु किया जाता है। टिटनेस नामक रोग निम्न नाम से भी जाना जाता है, तो टिटनेस नामक रोग जो है ये लॉक ज के नाम से भी जाना जाता है। हम आपको टेबल में भी बताए थे ये चीज़। निम्न में से कौन संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? तो देखिए संक्रमित मच्छर के काटने से प्लेग जो है ये नहीं होता है। आपके मलेरिया, पीत ज्वर और डेंगू जो होता है संक्रमित मच्छर के काटने से होता है। निम्नांकित ज्वरों में से किसका सुमेल है? तो यहाँ पे देखिए निमोनिया जो रोग होता है ये फेफड़ों से संबंधित है और ये बीपीएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है। करा कि सुमेलित कीजिए तो इसको हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। वायु के द्वारा जो रोग फैलता है वो टीबी है। जैसे मान लीजिए हमें टीबी है और मैं खांस दिया किसी मेट्रो में जाकर, तो वहाँ पे जितने भी लोग होंगे 2 4 5 लोग होंगे उनको वहाँ पे टीबी हो जाएगा। ठीक है। पानी के द्वारा जो है कलरा या फिर हैजा फैलता है। जैसे हमारे गाँव वगैरह में आप देखते होंगे जो गंदे पानी के हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसके द्वारा जो है कलरा या फिर हैजा फैलता है संपर्क से, है ना। तो संपर्क से जो है ये सिफिलिस होता है और घाव के द्वारा जो है ये टिटनेस हो जाता है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि हमें सुमेलित कीजिए, तो उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। प्लेग जो है ये पिशाचुओं को काटने से फैलता है, तो आप इन सबको याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। पिशाचुओं को काटने से प्लेग फैलता है। फाइलेरिया जो है ये मच्छरों के काटने से फैलता है। बेरी जो है विटामिन बी की कमी से होती है और टाइफाइड जो है ये आंतों को प्रभावित करता है। देखिए विटामिन का भी मैंने पूरा वीडियो करा रखा है, अगर आप इन वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप इन वीडियो को जाकर देखिए। ब्रांड स्पेक्ट्रम औषधि है, तो ब्रांड स्पेक्ट्रम जो है ये क्लोरेफेनिकोल की औषधि है।
निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? तो प्रतिजैविक औषधि जो है ये है आपके सल्फागोनाडिन, और देखिए यहाँ पे, और ये है आपके क्लोरेफेनिकॉल, ये आपके प्रतिजैविक औषधि हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि दंत क्षय का मुख्य कारण है मुख्य के भीतर होने वाले जीवाणु व कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के मध्य अंतर्व्यवहार के कारण। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि दंत क्षय का कारण है, तो दंत क्षय का कारण जो है ये बैक्टीरियल संक्रमण है। पिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों के नीचे लिखे सभी रोग के होने की संभावना है सिवाय, तो देखिए जो हैंडपंप होते हैं ना, वहाँ से अगर आप पानी पीजिएगा, जो हैंडपंप संक्रमित हैंडपंप होते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, सारे हैंडपंप की बात नहीं कर रहा हूँ, जो जहाँ से संक्रमित पानी निकलते हैं, अगर वो पीजिएगा तो आपको वहाँ से कोलेरा होगा, यानी हैजा हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा और जॉन्डिस भी हो जाएगा। ये आपको नहीं होगा, ये फ्लोरोसिस जो होते हैं ये आपके नहीं होते हैं। निम्नलिखित रोगों में से एक जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं है, तो देखिए पानी की प्रदूषण की वजह से जो है ये हेपेटाइटिस जो है ये आपके नहीं होते हैं, टाइफाइड, पीलिया और हैजा जो होते हैं ये हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? तो जल जनित रोग हैं तो ये हैं आपके हैजा, हैजा जो है ये जल जनित रोग है। टाइफाइड और कलरा ये विशिष्ट उदाहरण हैं, तो टाइफाइड और कलरा जो है ये जल जनित रोग का विशिष्ट उदाहरण है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि BCG का टीका जो है ये निम्न में से किस में लगाया जाता है? तो BCG का जो टीका है ये आपको टीबी में लगाया जाता है, और BCG का फुल फॉर्म जो है आपके एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म जो होता है ये होता है बैसिलस कालमेंट ग्यूरिन, बैसिलस कालमेंट ग्यूरिन। अगला तो क्वेश्चन है कह रहा है कि BCG वैक्सीन का इस्तेमाल जो है ये किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? तो BCG वैक्सीन का जो इस्तेमाल जो है ये आपको क्षय रोग यानी टीबी के रोग के लिए किया जाता है। BCG का जो टीका है ये नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? तो ये आपको लगाया जाता है तुरंत जन्म के बाद। कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है, तो कुष्ठ रोग जो है ये आपके जीवाणु यानी बैक्टीरिया से उत्पन्न होते हैं कुष्ठ रोग। निम्न सभी बीमारियों का कारण वायरस होता है सिवाय एक को छोड़कर। तो देखिए अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे पीलिया, पीलिया का कारण क्या है? ये वायरस है। पीलिया जो है ये आपको पीलिया हो गया या फिर इन्फ्लुएंजा हो गया या फिर आपके गलशुआ हो गया, ये जो है ये आपके विषाणु से होता है यानी वायरस से होता है, और अंतः ज्वार जो है ये आपके जीवाणु से होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। गलशुआ, गलशुआ को ही हम लोग कंठमाला रोग कहते हैं। इसके ये जो होता है ये विकट विषाणु जनित बीमारी है जो आपको पैरोटिड ग्रंथि को कष्टदायक रूप से बड़ा कर देती है। किस ग्रंथि को? तो पैरोटिड ग्रंथि को कष्टदायक रूप से बड़ा कर देती है। पीलिया की बात करते हैं और इन्फ्लुएंजा की बात करते हैं तो ये भी विषाणु जनित रोग है। और अगर हम लोग अंतःज्वर की बात करते हैं तो ये है सैल्मोनेला, सैल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से ये अंतःज्वार होता है। यहाँ से हम लोग देखेंगे कवक जनित रोग, तो कवक जनित रोग को भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अग्रटापत्य उपभोग से होता है, तो ये होता है संदूषित अन्न से। एथलीट फूट ये बीमारी होती है, तो ये होता है आपको फफूंद से। एथलीट फूट ये बीमारी जो होता है ये आपको होता है फंगस से यानी फफूंद से होता है। कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो ये होता है आपको त्वचा का पर्दा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित है? तो कवक जनित रोग कौन सा है? तो ये है आपके गंजापन। गंजापन जो है ये कवक जनित रोग है। मनुष्य में एनाफिलैक्टिस
खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये होता है लीवर। लीवर को है प्रभावित कर देता है। यहाँ पे जो है अन्य परजीवी रोग हैं, तो इससे भी हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है, तो मलेरिया से जो प्रभावित होता है ये होता है तिल्ली या फिर पीलिया। पीलिया जो होता है ये मलेरिया से प्रभावित हो जाता है। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है, तो प्लाज्मोडियम परजीवी का जो वाहक है ये होता है मच्छर। निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? तो प्लाज्मोडियम परजीवी का जो वाहक है ये होता है मच्छर। मलेरिया तथा डेंगू में निम्नांकित में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है? तो ये है मच्छर प्रजाति, ये उभयनिष्ठ नहीं है। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। तो ये होता है आपको सर रोनाल्ड रॉस। निम्नांकित में से कौन सा रोग प्रोटोजुआ के द्वारा होता है? तो प्रोटोजुआ के द्वारा मलेरिया होता है। एक जीव के संपूर्ण सजीन यानी सभी जीनों की संपूर्णता का अनुक्रमण 1996 ईस्वी में पूरा हुआ था। वह जीव था, तो वह जीव था ईस्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कि कौन सा कथन इसमें सही है। तो देखिए, अगर हम लोग बात कर लेते हैं सही कथन का सिर्फ, तो त्वचा जो होता है ये पीथिका नाक से रक्तस्राव डेंगू के कुछ लक्षण हैं। मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए, ये जो होता है ये परजोवी या मतलब इंसेक्ट पैरासाइट के द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है, तो ये बात जो है ये गलत है। ये मच्छरों के द्वारा फैलाई जाती है मलेरिया, तो ये बात जो है बिल्कुल सही है। ये मच्छर जो है ये दलदली क्षेत्र में अधिकतर होते हैं, तो ये भी बात सही है। और देखिए, मच्छर दलदली क्षेत्र में अधिकतर होगा तो मच्छर काटेगा तो मलेरिया होगा, यानी दलदली क्षेत्र में मलेरिया संबंधित रोग जो होते हैं ये अधिकतर होते हैं। और इलाज में क्लोरोक्विन, जो अभी कोरोना के टाइम पे भी ये टेबलेट चला था क्लोरोक्विन, तो इलाज में क्लोरोक्विन का उपयोग किया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजुआ के द्वारा होता है? तो प्रोटोजुआ के द्वारा जो होता है ये मलेरिया होता है। भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी उत्तरदायी है? तो ये है आपको पी वाईवैक्स। दुर्दम मेलिग्नेट मलेरिया यानी दुर्दम मलेरिया होता है, मेलिग्नेंट की बात कर रहा है, तो ये होता है आपको प्लाज्मोडियम पैल्सीपैरम से। गोल क्रीम निमेटोड से होने वाला रोग है, तो ये है आपको फाइलेरिया। ये काफ़ी बार एग्जाम्स में देखा गया, गोल क्रीमी, आप इसको याद कर लीजिएगा। गोल क्रीमी ये हमेशा एग्जाम्स में रहता ही रहता है ये वर्ड, और इससे फाइलेरिया होता है। देखिए, यहाँ पे है सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, ये बीमारी का नाम है और ये उस जीवाणु बैक्टीरिया वायरस का नाम है जिससे मतलब बीमारी फैलता है। तो आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। मलेरिया की अगर बात करते हैं तो ये प्रोटोजुआ से होता है। पोलियो की बात करते हैं तो ये वायरस से होता है। तपेदिक की बात करते हैं तो ये बैक्टीरिया से होता है। और दांत खाज खुजली जो होता है इसको फंगी की वजह से होता है। देखिए, सूची 1 और सूची 2 का हमें यहाँ पे मिलाप करना है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे यहीं पे देखेंगे। कह रहा है कि प्लेग जो है ये आपके बैक्टीरिया के कारण होता है प्लेग। अगर एड्स की बात करते हैं तो एड्स जो है ये आपके वायरस के कारण होता है। गंजापन की बात करते हैं तो गंजापन जो होते हैं ये कवक के कारण होता है गंजापन। और आपके मलेरिया की बात करते हैं तो मलेरिया जो है ये प्रोटोजुआ के कारण होता है। तो इस तरह से आपके ऑप्शन जो हो जाएंगे ये डी हो जाएंगे। स्लीपिंग सिकनेस यानी निद्रा रोग नामक बीमारी होती है, तो ये होता है आपको ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर विहित नहीं है? तो मच्छर विहित नहीं रोग है, ये है आपके निद्रा रोग। निद्रा रोग जो है ये मच्छर विहित नहीं है। और ये मच्छर ये जो बीमारी होता है ये आपको ये
टेस्टी फ्लाई ग्लोसिना से होता है। ये मक्खी है, ये सीसी मक्खी से होता है ये, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। निद्रा रोग जो है ये सीसी मक्खी से होता है। असुरक्षित पेयजल और स्वच्छता की कमी के कारण विकासशील देशों में प्रचलित 3 संचारी रोग हैं। तो ये हैं आपके मलेरिया, तीव्र प्रवाहिक और सिस्टोमा रुनगता। 2003 में जब लिएंडर पेस के मस्तिष्क में एक समस्या पाई गई तो उन्हें टेनिस कोर्ट छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा था। तो ये है कौन सा रोग था? एक सिस्ट रोग था। अब यहाँ से जो है वंशागणित रोग है, तो ये मैं आपके अगले वीडियो में लेकर आऊँगा वंशागणित रोग। तो अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दिया कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।